वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे संगम एज, जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम दे रहे हो। इससे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम भी मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि संगम एज जो है वो कौन से पीरियड में था। एक सेकंड, संगम पीरियड जो था वो कौन से पीरियड में था? तो जो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी का टाइम था इन साउथ इंडिया इज नोन एज संगम पीरियड। और हिस्टोरियन और आइडियोलॉजिस्ट इस एज को, संगम पीरियड को, क्लासिकल एज भी बोलते हैं फॉर तमिल। तमिल का जो लिटरेचर था इस समय बहुत ही फ्लोरिश किया था और इवॉल्व हुआ था और काफ़ी ग्रोथ हुआ था। और संगम जो था वो क्या था? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोएट्स। और ये किस समय फ्लोरिश किया था? ये पांड्या किंग जो थे उनके पैट्रोनेज में ये 3 जो संगम हुए थे, टोटल 3 संगम हुए थे, जो कि मदुराई में हुए थे, वो हुए थे। और देखते हैं जो 3 संगम कहाँ कहाँ हुए थे और कौन सा लिटरेरी वर्क जो है अभी सरवाइव कर पाया है। तो फर्स्ट संगम हुआ था is believed to be held in Madurai, attended by god and legendary saint. तो और नो लिटरेरी वर्क ऑफ दिस संगम इज अवेलेबल। तो फर्स्ट जो संगम हुआ था उसका कोई भी जो लिखा गया था, कोई किताब लिखा गया होगा या कोई पोएट्स जो लिखे होंगे या कविता लिखा गया होगा, कुछ भी सरवाइव अभी तक नहीं किया। तो फर्स्ट संगम जो हुआ था उसका कुछ भी हमको अवेलेबल नहीं है। Second Sangam was held in Kapadapuram. Only Tolkappiyam survived from this. तो जो सेकेंड संगम हुआ था उसमें से एक ही बुक बस सरवाइव कर पाया है, वो है तोल्काप्पियम। और थर्ड संगम जो हुआ था वो मदुराई में ही हुआ था। और ये जो थर्ड संगम हुआ था इससे कुछ कुछ जो है लिटरेरी वर्क जो है अभी तक सरवाइव कर पाया है। और यही है कि जो थर्ड संगम का जितने भी हमको अभी लिटरेरी वर्क संगम पीरियड का है वो थर्ड संगम से हैं। तो देखते हैं संगम लिटरेचर में क्या क्या है। संगम लिटरेचर इंक्लूड तोल्काप्पियम, इट्टुगोटाई, पट्टुपट्टु, पत्ती, नेकी, कन्नालकु एंड 2 epic named शिल्पा, तिकरम एंड मणि मेघालय। तो ये सब नाम जो है कभी कभी पूछ लेता है कोई भी एग्जाम में, तो इसको याद रखना है कि शिल्पा तिकरम हो गया, ये मणि मेघालय हो गया, ये तो काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो तोल्काप्पियम था ए ट्रीटिस ऑन तमिल ग्रामर का ये था और पोएटिक था, composed probably during the second Sangam, and it is the oldest extant literary work in Tamil. Or it also provides insight on the political and socio-economic condition of the time. तो तमिल पीरियड जो था, जो कि बताया था मैंने 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक था, उसमें वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, ये वो सब भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखते हैं नेक्स्ट। संगम लिटरेचर में और है इट्टुगोटाई, ये 8 इसके जो है इसके अंदर में 8 वर्क आता है। ये सब नाम आप होगा तो याद रखिएगा। वैसे साउथ इंडिया का नाम वगैरह काफ़ी डिफिकल्ट होता है याद रखने के लिए, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि ये याद रह जाए। और एक था पट्टुपट्टु जो कि कॉन्सिस्ट ऑफ 10 वर्क्स। जो इट्टुगोटी है उसके अंदर में आता है 8 और पट्टुपट्टु जो होता है उसके अंदर में 8 वर्क आता है। इसको सब देख लीजिएगा, होगा तो याद रखिएगा। संगम लिटरेचर में और आता है पत्ती ने की कांकु, contain 8 words about ethics and moral. The most important among this work is Thirukullal, authored by Thiruvallavur, the Tamil great poet and philosopher. तो ये जो थिरुवल्लभर थे वो कौन सा बुक लिखे थे? वो थिरुकुराल। ठीक है, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है।
The two epic शिल्पादिकारम is written by इलांगो आदिगल। आप लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप ये वाला क्वेश्चन जो है काफी रिपीट हुआ देखे होंगे, ये शिल्पादिकारम वाला। और मणि मेघालय जो कि सित्तलाई सत्तनर लिखे थे, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन सा सोर्स है? संगम एरा का द ग्रीक ऑथर लाइक मेगास्थेनेस, स्ट्रैबो, प्लिनी और Ptolemy mention about the commercial and trade contact between the West and South India। तो ग्रीक जो ऑथर्स थे उनके भी जो मतलब लिखे हैं, वो लोग यहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे, जो मतलब लिख के गए हैं वो लोग, उनमें से भी हम लोग जो साउथ इंडिया था और जिसको कि संगम पीरियड हम बोलते हैं, उसका कुछ कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट और उस टाइम का कॉमर्स कैसा था, ट्रेड कैसा था, दूसरों देशों के साथ उनका कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन कैसा था, ये सब पता चलता है। और बाकी इसके अलावा अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है जो कि देश के कोने कोने में है, उससे भी पता चलता है। और इसमें मेंशन भी किया गया है, चेरा, चोला और पांड्या जो थे उस समय, उनका मेंशन भी है। और एक सोर्सेस है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। खारवेला का जो है हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन है जो कि कलिंग है आज के डेट का उड़ीसा में, वहां से भी हम लोगों को इसके बारे में, संगम एज के बारे में पता चलता है। तो इस फर्स्ट देखते हैं हम लोग इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो ये जो वीडियो है ये संगम एज का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे और कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था और पॉलिटिक्स कैसा था वो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मतलब संगम एज का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पोजीशन ऑफ वुमेन, रिलीजन, बिलीव्स, ये सब देखेंगे। तो टोटल 2 वीडियो में जो है ये संगम एज कंप्लीट होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये एरिया जो था वो चोला का था, ये पांड्या का था, या ये चेरा का था। आज के डेट में ये वाला हिस्सा जिसको हम केरला बोलते हैं, ये हो गया तमिलनाडु, और ये हिस्सा हो गया नॉर्थन तमिलनाडु होगा, और आंध्रा का कुछ पार्ट साउथन आंध्रा। देखते हैं फर्स्ट चेरस के बारे में। आपको पहले ही मैं बताई कि 3 डायनेस्टी मतलब मेंशन किया गया है संगम एज में, जो कि चेरा, चोला और पांड्या थे। देखते हैं फर्स्ट चेरा के बारे में। तो चेरस रूल ओवर द पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला, जो कि मैं मैप में आपको दिखाई कि जो ये एरिया था ये आज के डेट में केरला ही है, मॉडर्न केरला। तो ये एरिया में चेरस रूल करते थे और इनका कैपिटल था वांजी में, और इनका इम्पोर्टेंट जो सी पोर्ट था वो था टोंडी और मुसिरी। और इनका जो है रॉयल जो है एम्बलम था वो था बो एंड एरो, देख सकते हैं आप लोग, बो एंड एरो था इनका रॉयल एम्बलम। और चेरन सेंगुतुवन ये जो थे ये 2nd सेंचुरी एडी से थे, जो कि चेरस के काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट किंग थे। देखते हैं नेक्स्ट है चोलास। चोला के बारे में देखते हैं। तो चोला कहाँ पे रूल करते थे? जो कि सेंट्रल और नॉर्थन पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये हो गया, ये एरिया हो गया चोला जहाँ पे रूल करते थे। Their capital was first located in Vurayur and then shifted to पुहार। और ये पुहार जो था उनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी था, इसमें डबल टाइप की हो गया है, ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी था इनका पुहार जो है, बहुत इम्पोर्टेंट इनका पोर्ट सिटी था। तो कभी कभी याद रखिएगा कि ये मतलब पूछ लेता है कि चोलस का जो है पोर्ट सिटी कौन सा था, एंशियंट, ऐसे आजकल एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज में भी आ रहे हैं, और आप कुछ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर भी लिख रहे हैं तो इसको मतलब ऐड करेंगे तो आपका मार्क्स ऐड होगा। टाइगर जो था इनका एम्बलम था, रॉयल एम्बलम टाइगर था, और इनके पास एक एफिशिएंट नेवी था चोलस के पास। और द कोर एरिया ऑफ रूल वाज कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा जो था इनका मतलब जो रूल करते थे वो एरिया में इन लोगों का काफ़ी दबदबा था, और लेटर नोन एज चोला मंडला। तो कावेरी डेल्टा जिस एरिया में ये लोग रूल करते थे, बाद में जाकर इसको हम लोग चोला मंडला भी बोला गया। देखते हैं पांड्यास के बारे में। पांड्या जो है साउथर्न तमिलनाडु जो है, साउथर्न तमिलनाडु ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया साउथर्न तमिलनाडु। तो यहाँ पे पांड्यास रूल करते थे, इनका कैपिटल था मदुराई और इनका एम्बलम था फिश।
और कोरकाई जो था इनका मेन सी पोर्ट था। और ये जो संगम हुआ था 3 ठो इन लोगों के ही पेट्रोनेज की वजह से हुआ था, और ये लोग भी एक रेगुलर आर्मी रखते थे। देखते हैं संगम पीरियड का पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हेरिडिटरी मोनार्की वाज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेरिडिटरी मोनार्की जो था ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, कोई भी मतलब चुना नहीं जाता था, जैसे कि राजा का बेटा हो गया राजा, ऐसे ही मतलब सिस्टम उस टाइम में था। The king was assisted by a wide body of officials who was categorized into 5 council। तो राजा जो थे उनका एक मतलब काउंसिल हुआ करता था, जो कि 5 तो काउंसिल हुआ करता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में राजा को एडवाइस करते थे, हेल्प करते थे। देखते हैं 5 तो जो काउंसिल था वो कौन कौन सा था। मिनिस्टर, जिनको कि अमाइचार बोला जाता था। प्रीस्ट का था, जिनको कि अंथनार बोला जाता था। एनवॉय हो गया तो थार बोला जाता था। और मिलिट्री कमांडर को बोला जाता था सेनापति। और स्पाइस मतलब जो गुप्तचर होते हैं। ओरार, इनको बोला जाता था ओरार। द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाज एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलर आर्मी वर एसोसिएटेड विद ईच रूल। तो उस समय जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी एफिशिएंट था, और ये लोग रेगुलर आर्मी भी रखते थे। कोई भी रूलर था उनके पास एक रेगुलर आर्मी हमेशा रहता था। द चीफ सोर्सेस ऑफ स्टेट इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। तो स्टेट का इनकम का चीफ सोर्स क्या था, वो था लैंड रेवेन्यू। और कस्टम ड्यूटी भी लगता था। फॉरेन ट्रेड, जो बाहर ट्रेड किया जाता था देश के बाहर, उसमें कस्टम ड्यूटी भी लगता था। मेजर सोर्स ऑफ फुलफिलिंग द रॉयल ट्रेजरी वाज द बूटी कैप्चर इन वार। बूटी किसको बोला जाता है, सपोज कोई 2 देश में लड़ाई हुआ, जैसे कि चोला और पांड्या में लड़ाई हो गया, तो जो छीन लेते थे जो भी मतलब ज्वेलरी था या कुछ भी कीमती सामान, जो लूट 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 में जाते थे, और उसके सामान जो आता था उसको ही बोला जाता है बूटी। तो ये भी एक मेजर सोर्स था टू फुलफिल द रॉयल ट्रेजरी। और रोड वगैरह जो थे और हाईवेज वो मेंटेन किया जाता था, उनमें गार्ड रहते थे, तो क्या प्रिवेंट रॉबरी और स्मगलिंग जो होता था, और रॉबरी को प्रिवेंट करने के लिए उस समय रोड को मेंटेन किया जाता था काफ़ी अच्छे से, और रॉयल गार्ड्स भी रहते थे। तो ये हम लोग आज टोटल कंप्लीट किए लिटरेचर, और जो 3 संगम के बारे में हम लोग ने जाना, और बाकी उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था उसको जाना हम लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे वही, जो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, रिलीजन और कॉमर्स और आर्ट, ये सब कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।